फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। तेल के जहाज, ड्रोन हमले, मिसाइलों की वार्निंग और सुपर पावर के दावे। पूरा इलाका जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की, जहां दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ईरान के ड्रोन ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और समुद्र में आग का बड़ा गोला उठता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 अमेरिकी ऑयल शिप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हमले के बाद खाड़ी में अफरा तफरी मच गई और कई ममालिक के जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। यही नहीं, हमले की जद में थाईलैंड का एक कार्गो शिप भी आ गया। हमले के बाद की तस्वीरों में जहाज से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका ने भी फौरन पलटवार किया। अमेरिकी फौज ने ईरानी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया और इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद से फारस की खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। जराये के मुताबिक दोनों तरफ से लगातार फौजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है ईरान लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं बचे हैं और उसकी 90% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. लेकिन ईरान की तरफ से भी कड़ा जवाब आया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फद्दावी ने चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान के पास ऐसी अंडर वाटर मिसाइलें हैं जो पानी के अंदर से हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों की रफ्तार करीब 100 मीटर फी सेकंड बताई जा रही है। फद्दावी ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल जल्द किया जाएगा। मुख्तलिफ मूशक ज़ीराबी داریم حواسشون جمع باشه تنها کشوری که در دنیا موشک ज़ीराबी دارد 2 تا کشور بیشتر نیستند. یکی کشور سازنده اولیه موشک یعنی روسیه، بعدم ما هستیم. اصلا اون موشک قدرت شلیک از زیردریایی که بهت نه زیردریایی، اصلا ما وضعیت خاصی رو داریم. موشک‌های ज़ीराबी که 100 متر در ثانیه سرعت حرکتشون هست. امریکایی‌ها طی 15 سال 20 میلیارد دلار هزینه کردن که به این سرعت در زیر آب دست پیدا کنن، نتونستن. ولی روس‌ها دست پیدا کردن. شوروی‌ها دست پیدا کرده بودن. ما मुजहज به उन मूशक हस्ती। यानी साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर पूरी फारस की खाड़ी तक हालात बेहद कशीदा हैं। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर ये जंग और भड़कती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये टकराव एक बड़ी जंग में बदलने वाला है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला बड़ा बैटलफील्ड बनने जा रहा है? फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और दुनिया की नजरें अब खाड़ी में चल रही इस खतरनाक टकराव पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। अहमद अयाज हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल लाल हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। शरदेंदु जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जंग अब काफी तवील होती हुई नजर आ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि महज 2 से 3 दिन और ये जंग चलेगी और किसी न किसी के मीडियम सेशन से ये खत्म हो जाएगी। क्या वाकई आपको भी ऐसा लग रहा है? किस तरह के हालात और किस तरह की चीजें अभी मौजूदा सिचुएशन में नजर आ रही हैं? देखिए, जहां तक युद्ध का खत्म होने का सवाल है, ये डिपेंड करता है कि ईरान कब युद्ध खत्म करने के लिए तैयार होता है। डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे समझ से किसी भी वक्त पलट सकते हैं। इनके स्टेटमेंट को बहुत अहमियत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बार बार अपने बयानों से बदल जाते हैं। और जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान की हवाई ताकत को उन्होंने खत्म कर दिया है, ड्रोन 85% डिस्ट्रॉयड है, खत्म है, उनकी लॉन्चिंग में 85% रिडक्शन है, और इसी तरह मिसाइल 90% डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तमाम डिस्ट्रक्शन ईरान में हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम लॉन्चिंग साइट, कमांड सेंटर, सिविलियन इंस्टॉलेशन, इवन बच्चों के स्कूल को भी डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया है। इसका वो जरूर क्रेडिट ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने 160 स्कूली बच्चों को मार दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में जिस तरीके का ब्लॉकेट लगा हुआ, जिस तरीके की माइन किया हुआ पूरे समुद्री वाटर को
ये चिंता का विषय है। इसको कैसे डिमाइन किया जाएगा, कब युद्ध बंद होगा, कब वर्ल्ड में एनर्जी के जो क्राइसिस हो रखा है वो कब रिजॉल्व होगी, इन सारी चीजों को अगर आज की डेट में आप सीज फायर करेंगे तो महीने भर लग जाएंगे सेटल होने में। मेरा मानना है कि आज की डेट में युद्ध इस स्टेज में पहुंच गया है कि ना तो ईरान गेन कर रहा है ना अमेरिका गेन कर रहा है, विश्व को नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को है। इजराइल ने इसका फायदा उठाते हुए उसने देखे सदन बेरूत में भी जिस तरीके से हमले किए, कितने कितने हजारों लोगों को मार दिया, कितनी एयर स्ट्राइक, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन सारा का सारा विश्व का अटेंशन ईरान और अमेरिका पे जुटा हुआ है, जबकि तबाही बेरूत में है, इजराइल गेन करता चला जा रहा है। और साथ में एक देखिए जिस तरीके से ईरान युद्ध में बना हुआ है, जिस तरीके से वो आज भी मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है और जीसीसी के कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, जिसमें यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरबिया ये तमाम शामिल है, बहरीन शामिल है। देखिए जिस तरीके का वहां पे आज की डेट में स्ट्राइक चल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी एक गुहार लगाई है और साथ में जीसीसी कंट्रीज ने भी बोला है कि ईरान गल्फ कंट्रीज में अटैक करना बंद करे। लेकिन ईरान जो है ये इसका ईरान का देखिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप जब मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कैपिटलाइज करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आज की डेट में ईरान का गल्फ ऑफ हर्मुज है, स्टेट ऑफ हर्मुज है, गल्फ ऑफ पर्शियन है और साथ में वो सारे कॉमर्शियल शिप जो वहां स्टक हैं। देखिए कोई भी शिप वहां से निकलने की कोशिश करता है, ईरान उस पर हमला कर देता है, चाहे वो किसी देश का हो। ये अपना उसने वर्चस्व बना रखा है, एक तरीके का भय का वातावरण स्टेट ऑफ हर्मुज में है। स्टेट ऑफ हर्मुज की आपने बात की, इसी पर मैं आगे बढ़ूंगी। अहमद अयाज साहब आपसे भी समझना चाहेंगे कि अब जो पूरा मामला है वो स्टेट ऑफ हर्मुज पर भी सभी की तवज्जो है, क्योंकि जो पूरा ग्लोबल बिजनेस है ऑयल का और एनर्जी का वो वहां से होता है। ऐसे में अब ये जंग वहां तक फैल रही है तो इसके कितने संगीन नतायज होंगे? बिल्कुल इसके नतायज निकलने शुरू हो गए हैं और अगर जंग ज्यादा और खिंच गई तो इससे और ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा ग्लोबली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है ग्लोब को इसकी जो फ्यूल एंड ऑयल सप्लाईज है ग्लोबली 20% के आसपास डिपेंड करता है। और फिर अगर इंडिया की बात करेंगे तो कहीं 40-45% पर निर्भर करता है। तो दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट इसी से सारा कुछ जो निज़ाम है वो इसी से चलता है। तो अगर ये खिंच जाता है तो लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने एक शुरुआत में एक अटैक कर दिया, बहुत ही सीरियस अटैक कर दिया, तो पॉसिबली उनका भी शायद ये नहीं सोचता कि इतनी रिटेलिएशन हो जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंस और इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हो जाएगा वो भी मिडिल ईस्ट में या इसराइल के ऊपर। तो लग रहा है कि उनका भी शायद ये अंदाजा नहीं था। तो उसी वजह से अभी जो दिखने में आ रहा है, हालांकि हम तो स्टूडियोज में बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, हालात का जायजा तभी ले लेते हैं जब कोई क्योंकि हम तो ग्राउंड पर तो है नहीं, कम से कम जो स्टेटमेंट्स आते हैं चाहे पेंटागन से हो या तेहरान से हो या रिपोर्ट्स है, तो उनकी बुनियाद पर हम बात कर सकते हैं ये कि शायद लगता है कि अमेरिका ने भी शायद ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना ज्यादा खींच सकता है या ईरान के पास इतनी शक्ति होगी कि वो इतना रिटेलिएट कर सकता है। अब वो दूसरी बात है ईरान की अपनी शक्ति है या उसके आसपास कोई और सपोर्टर है, अब वो दूसरी बात है। लेकिन अब जो ग्राउंड पर दिख रहे हैं कि वहाँ काफी जबरदस्त रिटेलिएशन हो रही है, तो जिसकी वजह से शायद ग्लोबली लगता है कि इससे इम्पैक्ट होने का बहुत ज्यादा बिल्कुल यकीनी तौर पर जिस तरह से पलटवार किया जा रहा है और पूरी जो स्ट्रैटेजीज है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर आकलन भी कर रहे हैं। राहुल लाल जी, आपका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस पूरे जंग के हालात के नजर आ रहे हैं और क्या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ईरान के हैं और कैसे अमेरिका यहां पर अब फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। जिस तरह से अमेरिका ने 28 फरवरी को हमले की, एक हमलाई साहब की जो शहादत हुई और उसके बाद ईरान ने जो अपना विकराल रूप दिखाया, एक तरह से सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद, उनके शहादत के बाद भी वहां की व्यवस्था बिल्कुल रिस्पॉन्स करती हुई रही। हम लोगों को लगा ही नहीं कि वहां पे कोई लीडरशिप क्राइसिस की कोई परिस्थितियां हैं। और अभी भी देखिए, ये युद्ध जरूर जो है कि वो इजराइल और अमेरिका ने शुरू की, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से देखें तो ट्रंप कहीं न कहीं तमाम बहानेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि कैसे इस युद्ध से हम भागे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं
यह युद्ध ट्रंप का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के पूरे कार्यकाल खत्म हो जाएंगे और उन्होंने यहाँ पे जो बेवकूफी की है उन्होंने जी। ईरान के, अभी भी आप देखिए कि ईरानी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि भाई युद्ध खत्म होने के 3 शर्त सीधे सीधे उन्होंने रखे हैं कि ईरान के अपने अधिकार हैं उसको मानना पड़ेगा, ईरान को जो है कि मुआवजा मिले जो नुकसान हुआ है वो देना पड़ेगा, और फिर भविष्य में इस प्रकार की कोई ना हो पूरे दुनिया को इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। तो ये लड़ाई जो अमेरिका ने शुरू की थी, जो ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म करेगा तो वो ईरान खत्म करेगा, और हमें ऐसा दिख रहा है कि ईरान ने अभी भी जो उसके पास जो बिल्कुल खतरनाक हथियार हैं, खतरनाक वेपन्स हैं, उसका अभी भी पूरा स्टॉक उनके पास है। अभी तो उनके प्रारंभिक हमले ही शुरू हुए हैं। आज जब अब 2 हफ्ता कल पूरे होने वाले हैं, तो अब लड़ाई के लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे 2 सप्ताह के मामले में आप सोचिए कि जो अमेरिका और अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरे गल्फ में उनके सुरक्षा की गारंटी होते थे कि तमाम देश जो गर्व के साथ, गल्फ कंट्रीज इस गर्व के साथ घूमते थे कि नहीं हमारे यहाँ तो अमेरिका का जो है कि वो मिलिट्री बेस से कोई नुकसान नहीं होगा, 5th बेड़ा 5वां बेड़ा है, कोई नुकसान नहीं होगा। आज सोचिए जहां जहां अमेरिका के बेड़े हैं, अमेरिका के मिलिट्री विंग्स हैं, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित है इस समय। यानी सोचिए कि अमेरिका की छवि कैसे हो गई। जो अमेरिका सुरक्षा की गारंटी होती थी, वो अमेरिका अब असुरक्षा का गारंटी हो चुका है। ये तो मुझे लग रहा है कि जो वियतनाम वार में जिस तरह से अमेरिका को भागना पड़ा था, यहां से भी जो है कि अमेरिका को कहीं न कहीं कोई बहाना लेके, अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो वहां पे तो सब लड़ाई हम पहले ही दिन जीत लिए। अगर आप लड़ाई पहले ही दिन जीत लिए तो फिर 1 मार्च से आज हम लोग इतने मार्च के मध्य तक कैसे पहुंचते हुए चले जा रहे हैं? तब तो आपको कोशिश में युद्ध खत्म कर देनी चाहिए थी। तो ये अमेरिका का हमें लग रहा है कि सबसे बवंडर वाला मिस्टेक है। और जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पूरी तरह से कंट्रोल में ईरान ने लिया है, ईरान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है वहां से। और सोचिए कि इस ग्लोब पे दुनिया में रहने वाला कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो इस पूरे वार से प्रभावित नहीं हुआ है, जबकि केवल 2 सप्ताह के समय अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। अब अभी ये स्थितियां हैं। भारत में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार तमाम दावे कर रही है कि सिलेंडर गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अलग अलग हिस्से से जो रिपोर्टें आ रही है, सोचिए कि तमाम ढाबे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद होने के कगार पे, 2 सप्ताह के पूरे होने के पहले ये परिस्थितियां, और ये पूरे दुनिया भर में ये स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अहम कही है। और आम लोगों को इसी चीज से फर्क पड़ता है कि जो उनकी चीजें हैं, उनके रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर असर नहीं होना चाहिए, लेकिन पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। यूके देवनाथ जी, भारत किस तरह से यहाँ पर उसका पर्सपेक्टिव यहाँ नजर आ रहा है? कहा तो जा रहा है हालात मामूल पर है, स्टॉक है, सब कुछ है, और 2 टैंकर्स की इजाजत भी उसने ले ली है। तो क्या भारत यहाँ पर मीडिएशन भी करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है भारत और ईरान की, उसका फायदा जरूर यहाँ पर होगा एक पॉजिटिव वे में, जो सारी चीजें नजर आती हैं। जी हाँ, भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों से है जो कि ईरान के साथ अभी तक सही दोस्ताना डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हुए हैं। तो ईरान ने, जैसे रूस है, चीन है, अब भारत है और 1-2 दूसरे देश भी हैं, ईरान ने कहा है कि इन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जाने देगा सेफली। लेकिन एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि ईरान ने कहा है कि इन जो जहाज जा रहा है वो उसके ऊपर भारत का झंडा लगा होना चाहिए। क्या हुआ कि इसके पहले भी 1-2 जहाज वहां से कच्चा तेल लेकर आ रहे थे भारत के लिए, लेकिन वो दूसरे देशों में रजिस्टर्ड थे। जैसे एक जहाज जिस पर हमला हुआ थाईलैंड का रजिस्टर्ड था, तो उसके ऊपर थाईलैंड का झंडा चल रहा था। तो उसमें कच्चा तेल किसका था? भारत के लिए आ रहा था। अब जो ईरान हमले कर रहा है, तो देखिए वहां तो युद्ध भूमि में जैसे होता है, उन्होंने देखा थाईलैंड का झंडा है तो उनको लगा कि ये भारत का नहीं है। तो अब ईरान ने खास तौर से ये कहा है कि जो भी भारत का जहाज वहां से निकले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उस भारत का झंडा अगर लगा होगा और हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू से उनको बता देंगे कि ये शिप है, शिप का नाम ये है, ऊपर भारत का झंडा है, भारत का रजिस्टर्ड शिप है, तो उस पर हमला ना किया जाए। तो 2 जहाज निकल के आ भी गए हैं वहां से, तो ये हमारी कामयाबी दिखाता है। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर, और उम्मीद की जा रही है कि इसे और सही समझ में आगे लेकर जाएगा। लेकिन शरदेंदु जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि स्ट्रेट हॉर्मुज में जिस तरह से टकराव और हमले देखने को मिल रहे हैं, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक बड़ा बैटल फील्ड बनने जा रहा है? क्या इस बात को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं? एक्सपर्ट्स इसको लेकर किस तरह से सोच रहे हैं?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की डेट में पूरे विश्व का अटेंशन ड्रॉ किया और आज की डेट में ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है। समुद्री युद्ध है ये, और ये ऐसा स्ट्रेट है जिसको कि ईरान डोमिनेट करता है। अमेरिका तमाम तरीके के एक्सरसाइजेस कर ले, तमाम तरीके के दावे कर ले, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे विश्व की ताकतें विवश है ईरान के सामने, ये समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरान ने इसको माइन कर रखा है, तमाम तरीके की चीजों को कंट्रोल कर रखा है, सर्विलेंस कर रखा है, इसके एजेस को कंट्रोल करता है, ये देखना पड़ेगा कि इससे कैसे निकला जाए। अब ईरान ने भी जो अपने शांति की जो प्रक्रिया शुरुआत के लिए 3 शर्तें रखी, उसको मानने में अमेरिका को कोई देरी नहीं करनी चाहिए, और वो बड़े ही जेन्युइन उनके डिमांड है, जो कि बोलते हैं उसकी सॉवरेनिटी इंटैक्ट की जाए, उनका रीबिल्ड अप किया जाए, और ये गारंटी दी जाए कि दोबारा इस तरीके के अटैक नहीं होंगे। तो ये सारी की चीजें बहुत नाजायज नहीं लगती हैं, इसको मानने में किसी भी देश को थोड़ी सी भी देरी नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने देखिए पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस कर दिया है। हिंदुस्तान का आपने हाल देखा, तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है किस तरीके से गैस और पीएनजी और एलएनजी की जो शॉर्टेज चल रही है, वो एक तरीके का माहौल, ये हिंदुस्तान और बाकी आप साउथ एशियन कंट्री देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री देख लीजिए, हर जगह हाहाकार मचा हुआ, पूरा विश्व इससे परेशान है। अमेरिका बोलता है, कनाडा बोलता है कि आपके गैस के रिसोर्सेज को हम मीट आउट करेंगे, लेकिन डिस्टेंस लॉजिस्टिक कितना बड़ा इन्वॉल्व है, कब आएगा, कब पहुंचेगा, कब आज की इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं दिख रही। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देखिए हिंदुस्तान का 80 से 90% गैस आता है, ये अफेक्टेड हो रहा है, तो पूरा विश्व इससे अफेक्टेड है, और ईरान ने इसको डोमिनेट कर रखा है। अमेरिका के पास इसका जवाब नहीं है, इजराइल के पास इसका जवाब नहीं है, लिहाजा ये स्थिति अगर अगले 1 हफ्ते तक बनी रहे तो मेरा मानना है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो आज की डेट में $120 रेट है, उसका $200 तक की अनुमान है लगाने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सोचने वाली तो क्या हाहाकार मचेगा, बिल्कुल इसका इमेजिनेशन ये सोचने वाली बात है, और कहीं ना कहीं अब दुनिया को इसकी वजह से मुदाखलत करनी ही होगी। यानी जिस तरह से ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई है, और जब दुनिया में बड़े पैमाने पर क्राइसिस जमीनी सतह पर आ जाएंगे तो फिर दुनिया इस जंग को रोकने के लिए भी आगे आएगी। क्या लग रहा है आपको अहमद अयाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, कोई भी देश इंटरेस्टेड नहीं होता कि जंग में जंग करने में। अब ये मजबूरी कभी कभी बन जाती है। अब ये अमेरिका का खासतौर ट्रंप का एक जहन बना हुआ है, सिर्फ जंग से ये सारा मामला करना ही नहीं। तो अगर हम ये देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कम से कम 1979-80 से ये मसला आता जा रहा है, जब से रजा शाह पालवी का वहाँ से डिथ्रोन किया गया, तब से मसला अमेरिका से होके आ रहा है, और तब से 6-7 प्रेसिडेंट्स यूएस के बदल गए, लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आया, एक्सेप्टिंग कभी बीच में 88 में शायद बहुत ब्रीफली एक रिटेलेशन करी रेगन के टाइम में, वो तो रिटेलेशन थी, कोई बाहरी मामला था, बट नोबडी वांटेड अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इवन इन द यूएस आल्सो। बट ये माइंडसेट है जो ट्रंप जी का बना हुआ है कि भाई नहीं, सिर्फ लड़ाई करनी है, तो उसकी वजह से ये मसला आ रहा है। नहीं तो कोई देश नहीं चाहता कि जंग किया जाए। अब चूंकि एक मजबूरी में जंग हुआ है, और ये जंग अब ऐसा बन गया कि शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था ये कि ये इतना खिंचेगा, और अपने हाथ में नहीं लग रहा है कि शायद अभी इसको बंद करना अपने हाथ में है। ठीक है, हमने शुरू किया, अपने हाथ में था, लेकिन बंद करना इस वक्त शायद अपने हाथ में नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि शायद ट्रंप भी कोशिश करता होगा कि ये जंग किसी तरीके से बंद हो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी ईरान की रही है अभी जो है, क्योंकि वो खलीज में भी बड़ा कामयाबी और बड़ी मुस्तैदी से मुकाबला करता रहा, खड़ा रहा, और अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उनका निरंतर है, जिसकी वजह से वो दुनिया को प्रेशर में डाल सकता है, परेशानी कर सकता है, मुझे लगता है कि वो उस लिहाज से एक पोजीशन में है इस वक्त, एक स्ट्रेंथ में है। तो लिहाजा ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो खींचातानी है, ये दुनिया को परेशान करेगा, और दुनिया नहीं चाहेगी कि परेशान हो रहा, तो इसलिए हर एक कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं ये जंग खत्म किया जाए। और मेरा मानना है
कि ये कभी जंग अभी खत्म हो भी सकता है। एक ये कि दुनिया परेशान है, वो बीच में आएंगे। और दूसरा, ट्रंप का जहां तक हमने देखा अभी तक उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो कोई उसकी रिलायबिलिटी नहीं है उसके डिसीजंस की। वो अभी जंग शुरू भी करेगा और शायद खुद ही कभी विदाउट एनी नोट्स रिवर्स भी करेगा और एंड भी करेगा। बिल्कुल, लेकिन उसका रवैया रहा है कि वो अगर चाहेगा भी तो भी दिखाएगा नहीं। राहुल लाल जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि आज इस तरह का टेम्परामेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी रहा है, भले ही वो इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हो लेकिन वो कभी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वो तो ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमने ईरान पे पहले ही दिन जो है कि कुछ घंटे के हमले में ही ईरान की लड़ाई जीत ली। तभी तो दुनिया भी उनसे ये सवाल पूछ रही है कि भाई अगर पहले घंटे में ही आपने लड़ाई जीत ली ट्रंप ने, तो फिर लड़ाई अभी तक क्यों जारी है? तब तो आपको उसी में लड़ाई बंद करने की घोषणा कर देनी चाहिए। मुख्य मामला यह है कि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप का जो आकलन था, उनको लगा था कि वहां पे खamenei साहब के शहादत के बाद एक सत्ता परिवर्तन वाली जो स्थितियां वो बनेगी, जनता की तरफ से भी होगा, कुछ वहां पे कुछ पावर क्राइसिस के लिए आएगी, सत्ता के लिए संघर्ष होगा। लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट रही, पूरा ईरान बिल्कुल एकजुट रहा और वहां पे देखिए जो रिस्पांस रहा वो बहुत कठोर रहा। अमेरिका ने इसकी वो सोचा नहीं था उन्होंने, और मैं अभी भी हमें नहीं लग रहा। देखिए ईरान की जो रणनीति है, ईरान ने जिस तरह से ना केवल जो है कि तमाम इनके सोचे कि कितने ज्यादा अमेरिका ने निवेश किए थे गल्फ कंट्रीज में अपने सैन्य अड्डों के लिए, उन्होंने अरबों खरबों डॉलर जो है वो निवेश किए थे पिछले 30-40 सालों के बीच में। सबसे मजबूत सुरक्षा बेस था और सुरक्षा बेस को एक तरह से ईरान ने उसको चुनौती दी लगातार जो है कि। और आप सोचिए कि जब इन लोगों से दूसरी गड़बड़ी हुई कि इन्होंने ईरान के जो है कि इजराइल ने ईरान के जो है कि तेल टैंकर्स वगैरह पे, वहां पे तेल के कुआं वगैरह पे जब हमले किए, जो हम लोगों ने वो डरावने आग वाले दृश्य देखे, अब आप सोच के देखिए कि उसके बाद से लगातार जो है कि वो गल्फ कंट्रीज के दूसरे जो है कि चीजें, कतर एनर्जी के जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूरे दुनिया भर में जो है वो भेजता है, वो सोचिए उनको फोर्स मेजर की घोषणा करनी पड़ गई है। तो ये मामला जो है ईरान ने फंसा दिया है, अमेरिका से तमाम उसके सहयोगी। बिल्कुल, और जिस तरह से ईरान यहाँ पर उसने ना सिर्फ अमेरिका को इन्वॉल्व किया है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के तमाम खित्ते हैं उन पर भी वो जिस तरह से अभी निशाने साधता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में उसने उन्हें भी मजबूर किया है। यूके देवनाथ जी, आपका आखिरी रिएक्शन? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है दुनिया के सब देशों को डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दरख्वास्त कर रहा है, और पर्शियन गल्फ में जो अरब मुल्क हैं, यूएई, कतार, अबू धाबी, इराक, सऊदी, सबके ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो अमेरिका से गुजारिश करें कि अमेरिका ईरान के ऊपर बमबारी बंद करे। वो क्या सिस्टम काम करेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर ये जंग कितनी तवील चलती है और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके किस तरह के नतीजे निकल कर सामने आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने